गर्मियों की छुट्टियों का भी अपना एक अलग ही मजा होता है। स्कूल बंद होता है और बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक समर वेकेशन की है। दो भाई बहन गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी से मिलने उनके गांव जा रहे थे। उन्हें अपने नाना नानी से मिले पूरे 5 साल हो चुके थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे अपने नाना नानी से मिलने के लिए, क्योंकि वो काफी समय से उनसे मिले नहीं थे। उनके नाना नानी एक बहुत ही खूबसूरत और छोटे से गांव में रहते थे। उनके नाना नानी का एक बहुत ही पुराना फार्म हाउस था, जहां अक्सर ही लाइट चली जाती थी। लेकिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो पहली बार अपने पेरेंट्स के बिना ट्रैवल कर रहे थे। एक लंबा सफर तय करने के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। उस स्टेशन पर सिर्फ वही दो ही उतरे थे। उतरते ही उन्होंने अपने नाना नानी को देखा। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उनके नाना नानी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे उन्होंने सोचा था, बस अब जरा पहले से कमजोर हो गए थे। उस वक्त तेज धूप पड़ रही थी और बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। लेकिन इतनी गर्मी में भी उनके नाना नानी ने शॉल ली हुई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन नकली सी। लेकिन प्रिया और सूरज का ध्यान इन चीजों पर गया ही नहीं। वो तो अपने नाना नानी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो पूरी कार राइड में अपने ट्रेन के सफर की कहानी सुनाते रहे। नाना नानी ज्यादा कुछ नहीं बोले, बस उनकी हां में हां मिलाते रहे। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो अपने फार्म हाउस पहुंच गए। उनका फार्म हाउस काफी बड़ा था, लेकिन बहुत पुराना लग रहा था, जैसे कई सालों से उसे ठीक से मेंटेन ही नहीं किया गया हो। उस फार्म हाउस के आसपास दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। रात हो चुकी थी, इसलिए आसपास कुछ और दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो जगह काफी डरावनी लग रही थी। सूरज ने मजाक मजाक में कहा, ऐसी जगहों पर ही तो हॉरर मूवीज शूट होती हैं। और दोनों भाई बहन हंस पड़े। उस घर के अंदर हर चीज पुरानी थी और एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी उस घर से। जब दोनों ने मुंह बनाया तो नानी मुस्कुराते हुए बोली, ये गोबर की स्मेल है, ये खेतों से आ रही है। ये कहकर नानी किचन में चली गई। नाना जी ने उन्हें उनका कमरा दिखाया और कहा कि फ्रेश होकर खाने के लिए आ जाना। उनका कमरा काफी बड़ा था, लेकिन खिड़की से सिर्फ लंबी घास ही नजर आ रही थी। घास इतनी ऊंची थी कि जमीन तक कुछ दिखाई ही नहीं देता था और बाहर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो धीरे धीरे डर में बदलने लगी। थोड़ी देर के बाद नानी ने उन्हें खाने के लिए बुलाया। सब डिनर के लिए बैठ गए। नाना नानी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर तो बैठे थे, लेकिन उन्होंने कुछ खाया नहीं। बस यही कहते रहे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि बच्चे उनसे मिलने आए हैं। उन दोनों बच्चों को यह बात अजीब लगी, लेकिन वो अपने नाना नानी से 5 साल बाद मिल रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि शायद उनके नाना नानी ने उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया होगा। खाना खाकर वो दोनों बच्चे अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद नाना जी उनके कमरे में आए, उन्हें गुड नाइट कहने के लिए। नाना जी ने उन्हें बताया कि यहाँ रात को बहुत सारे जानवरों की आवाजें आती हैं। तुम लोग डरना मत और कमरे के बाहर बिल्कुल मत आना। ये कहकर नाना जी वहां से चले गए। बच्चे काफी थके हुए थे, तो दोनों सो गए। अगले दिन उनके नाना नानी उन्हें उठाने के लिए आए। प्रिया अपना ज्यादातर समय कमरे में खिड़की के पास स्केचिंग करते हुए बिताती थी। उस खिड़की के बाहर बस लंबी लंबी घास नजर आती थी और सूरज सारा समय घर के आसपास घूमता रहता था या एक पुराने झूले पर बैठकर अपना होमवर्क करता रहता था। उनके नाना नानी हर दोपहर यह कहकर बाहर चले जाते थे कि वो खेतों में काम करने जा रहे हैं और फिर रात को वापस आते थे। घर में एक लैंडलाइन भी था जो खराब पड़ा था। वो अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं कर पा रहे थे। उस घर में और भी अजीब चीजें थीं, जैसे कि उनके नाना नानी उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे। हर बार कोई ना कोई बहाना कर देते थे। एक बार सूरज ने फ्रिज खोलकर देखा तो वहां सिर्फ एक पतीला रखा था, जिसमें कोई लाल रंग का लिक्विड था। सूरज ने नानी से उस लिक्विड के बारे में पूछा तो नानी ने कहा, यह बस एक पुरानी फैमिली रेसिपी है। और नाना जी घंटों एक ही जगह बैठकर बस किसी चीज को देखते रहते थे। दोनों भाई बहन को लगा कि शायद नाना नानी की उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक रात प्रिया की नींद किसी चीज की आवाज से खुल गई। उसे कमरे के बाहर से कोई साया नजर आया। वो नाना जी की बात को भूलकर कमरे के बाहर चली गई। उसे वहां से बहुत ही ज्यादा बुरी स्मेल आ रही थी।
बाहर से किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो कोई जानवर नहीं था, वो कुछ और चीज थी। इससे पहले कि प्रिया उस चीज के पास जाकर देखती, किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और वो एकदम से डर गई। उसके पीछे उसकी नानी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अब भी वही नकली सी स्माइल थी और उनका चेहरा नीला पड़ चुका था। उन्होंने प्रिया से कहा कि वो जाकर सो जाए। डरी हुई प्रिया चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन वो डर के मारे सो ही नहीं पा रही थी। अगली सुबह उनके नाना नानी उन्हें उठाने के लिए आए। उनका चेहरा एकदम से फिर से नॉर्मल था। रोज की तरह उन्होंने कहा कि नाश्ता किचन में है और वो खेतों में काम करने जा रहे हैं। उस दोपहर सूरज बाहर झूले पर बैठकर अपना काम कर रहा था जब उसे घर के अंदर से बच्चों की आवाज आई। जब उसने बाहर वाली विंडो से देखा तो वहां कोई साया नजर आया। सूरज को लगा शायद घर पर कोई गेस्ट आया है। जब सूरज घर के अंदर गया तो वहां प्रिया के अलावा कोई नहीं था। सूरज उस परछाई को तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम में लगी एक तस्वीर पर पड़ी। वहां उनके नाना नानी की एक बड़ी सी फोटो थी और उस तस्वीर में उनकी आंखों से खून बह रहा था। सूरज ये देखकर डर गया। उसने प्रिया को बुलाकर वो तस्वीर दिखाई, लेकिन तब तक वो फोटो एकदम से फिर से नॉर्मल हो गई थी। प्रिया ने भी सूरज को रात को जो उसके साथ हुआ वो सब बताया। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे कि आखिर उस घर में चल क्या रहा था। उनके नाना नानी का कमरा हमेशा बंद रहता था। ऐसा लग रहा था कि वो गंदी सी स्मेल उसी कमरे से आ रही है। दोनों ने किसी तरह वो कमरा खोल लिया। उन्हें वहां अंदर से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। वहां अंदर बेड पर 2 पुरानी लाशें पड़ी हुई थीं। दोनों ने अपना नाक ढांपकर थोड़ा और पास जाकर देखा तो देखा कि एक लाश के गले में वही लॉकेट था जैसा उनकी नानी पहनती थी। प्रिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये लाशें उनके असली नाना नानी की थीं। अगर ये लाशें उनके नाना नानी की थीं, तो फिर वो कौन लोग थे जिनके साथ वो इतने दिन से रह रहे थे? इससे पहले कि प्रिया और सूरज कुछ समझ पाते, उस कमरे में बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। प्रिया और सूरज कमरे के अंदर देखने लगे कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। ढूंढते ढूंढते सूरज एक पुरानी बुक शेल्फ से टकरा गया। हैरानी की बात यह थी कि वो बुक शेल्फ किसी दरवाजे की तरह खुल गई। वहां अंदर एक सीक्रेट रूम था। प्रिया और सूरज दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी वहां अंदर जाकर देखने की, लेकिन तभी उस सीक्रेट रूम से कुछ बच्चों ने उनका नाम पुकारा। अब वो दोनों धीरे धीरे उस कमरे के अंदर जाने लगे। अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी अचानक उस कमरे में एक सफेद रोशनी दिखाई देने लगी। अब उन्हें उन बच्चों की आवाजें बहुत जोर से आने लगी थी, जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ में हो। जब वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उनका डर और ज्यादा बढ़ गया। वहां बहुत सारी इंसानी खोपड़ियां पड़ी हुई थी और उस कमरे की दीवारों पर बहुत ही अजीब सी ड्राइंग्स बनी हुई थी। वो ड्राइंग्स किसी अजीब से जानवर की थी। ऐसे जानवर जो इंसानों जैसे लगते थे, लेकिन उनकी आंखें और चेहरे डरावने थे। ये सब देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वहां पर काला जादू किया जा रहा था। प्रिया और सूरज अभी ये ड्राइंग्स देख ही रहे थे कि उन्हें वहां बहुत सारे बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं, जैसे वो सब मिलकर ये कहना चाहते हो, यहां से भाग जाओ। वो दोनों जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल गए। रात होने वाली थी। अब उन दोनों को समझ आ चुका था कि जिनके साथ वो रह रहे थे वो उनके नाना नानी नहीं थे, और जो भी वो लोग थे बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। दोनों ने फैसला किया कि वो लोग उनके घर आने से पहले ही भाग जाएंगे। वो दोनों वहां से जल्दी जल्दी भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो फ्रंट डोर पर पहुंचे वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फिर वो पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी उन्हें किचन से अजीब आवाजें आने लगीं। जब उन्होंने किचन के अंदर झांका तो उनकी सांसें रुक गईं। वो दोनों लोग जो उनके नाना नानी की तरह नजर आ रहे थे, वो सिंक के पास बैठकर जानवरों की तरह कुछ खा रहे थे। उनके पास वही लाल रंग वाला पतीला पड़ा था। वो लोग बहुत ही खौफनाक और भयावह लग रहे थे, बिल्कुल उसी ड्राइंग्स की तरह जो सीक्रेट रूम में बनी हुई थी। वो पूरा नजारा दिल दहला देने वाला था। वो दोनों जानवरों की तरह गुर्रा रहे थे। तभी अचानक नानी की नजर उन दोनों पर पड़ी। उनकी आंखें बेहद खौफनाक थीं। ये देखकर सूरज और प्रिया वहां से जोर से भागे। वो दोनों बस भागते जा रहे थे, बिना पीछे देखे, लेकिन उन्हें पता था कि वो दोनों उनके पीछे ही हैं।
उन्हें पीछे से आवाजें आ रही थीं, जोर जोर से गुर्राने की, जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। दोनों बच्चे बेहद डर गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वो लोग भागकर कहां जा रहे हैं, बस इतना जानते थे कि उन्हें वहां से दूर कहीं जाना है। भागते भागते उन्हें वहां एक घर नजर आया। वहां पहुंचे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने बच्चों को घर के अंदर बुला लिया। वो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और दोनों भाई बहन जोर जोर से रोने लगे। उस बूढ़े आदमी ने बच्चों से पूछा, तुम दोनों रात के इस वक्त जंगल में क्या कर रहे हो? तभी बाहर से फिर से गुर्राने की आवाजें आई। उस बूढ़े आदमी ने अपने लैंडलाइन से कहीं कॉल की और फिर बच्चों के पास आ गया। वहां उस आदमी ने दोनों को बताया, अब तुम दोनों सेफ हो। और फिर उसने उनसे पूछा, तुम उन दरिंदों से टकराए कैसे? सूरज के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। तब प्रिया ने रोते हुए उस आदमी को सब कुछ बताया। उस बूढ़े आदमी ने उनकी पूरी कहानी ध्यान से सुनी। फिर उसने उन दोनों बच्चों को बताया, वो तुम्हारे नाना नानी नहीं थे, बल्कि वो रवि और अनाया थे। रवि और अनाया बहुत साल पहले पास के एक गांव में रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। जब उन्हें कोई उम्मीद नहीं बची तो उन्होंने काले जादू का सहारा लिया। उन्हें आखिरी बार इसी जंगल में एक अजीब सा रिचुअल करते देखा गया था। उसके बाद वो दोनों अचानक गायब हो गए। कई सालों बाद जब वो दोबारा मिले तो न इंसान थे न जानवर, लेकिन उनके पास किसी का भी रूप लेने की ताकत थी। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए वो पहले लोगों को मारकर उनकी जगह उनके बच्चों के साथ रहने लगते। और जब बच्चों को कुछ अजीब लगने लगता या वो भागने की कोशिश करते तो वो उन्हें मारकर उनका सिर अपने पास रख लेते। सूरज और प्रिया को अब समझ आ गया था कि जो खोपड़ियां उन्होंने उस कमरे में देखी थीं, वो उन्हीं मारे गए बच्चों और लोगों की थीं। प्रिया और सूरज बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तभी उनकी नजर उस घर की विंडो पर पड़ी। वो दोनों, रवि और अनाया, उस विंडो के बाहर खड़े थे और गुर्रा रहे थे। वो उस विंडो के शीशे पर जोर जोर से हाथ मार रहे थे। वो बेहद खौफनाक लग रहे थे। तभी उस बूढ़े आदमी ने बच्चों को छुपाया और कहा, तुम लोग परेशान मत हो, वो इस घर के अंदर नहीं आ सकते। मैंने पुलिस को कॉल की है, वो बस आने ही वाली है। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची, वो गुर्राने की आवाजें खत्म हो चुकी थीं। वो दोनों दरिंदे जंगल की तरफ वापस भाग गए थे। सूरज और प्रिया पुलिस वालों के साथ अपने नाना नानी के घर गए। वहां उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज और हड्डियां मिली। फौरन सूरज और प्रिया को हॉस्पिटल भेजा गया और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन सूरज और प्रिया दोनों शॉक में हैं। उस रात प्रिया और सूरज बाल बाल बच गए, लेकिन न जाने वो दरिंदे अब कहां चले गए और अब वो किसका रूप लेकर पता नहीं किस परिवार को तबाह कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।